ये वीडियो देखने के बाद आपकी देसी गाय ज्यादा दूध देगी, लंबे समय तक दूध देगी और बीमार भी नहीं होगी। ये इसलिए होगा क्योंकि इस वीडियो में आपको देसी गौपालन के एक्सपर्ट रवि अग्रवाल बताएंगे कि देसी गौवंश को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। रवि अग्रवाल पिछले 22 सालों से सफलतापूर्वक देसी गायों की डेयरी चला रहे हैं। देसी गौवंश के बारे में इनका ज्ञान किसी डॉक्टर या साइंटिस्ट से कम नहीं है। रवि अग्रवाल को गौपालन का 22 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और इनकी गौशाला प्रॉफिट में चल रही है। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ है रवि अग्रवाल जी, भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और पिछले 22 सालों से गौ सेवा कर रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं। देसी गौपालन में कितना लाभ है, डेयरी फार्मिंग अगर आप करें देसी गौपालन की तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट है, कितना घाटा है। अक्सर डेयरी जो करते हैं स्पेशली देसी गाय की, वो 1-2 साल के बाद बंद हो जाती है और ज़्यादातर घाटे में चल रही हैं। बहुत कम ऐसी डेयरी हैं जो फायदे में है। आज हम रवि जी से जानेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप देसी गौपालन में लाभ ले सकते हैं, उसे प्रॉफिटेबल मोड में, सस्टेनेबल मोड में चला सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपर्ट हैं और सारी चीज़ों का यूँ कहिए ज्ञान है गौपालन से संबंधित, क्योंकि वो पिछले 22 सालों से लगातार हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। कुछ मेन बातें इन्होंने बताई हैं, वो आपको जानना जरूरी है। अगर आपने ये जान लिया और आप ये शुरू करना चाहते हैं या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो शर्तिया तौर पर आपको लाभ होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी। एक चीज और बता दें, इनका यहाँ पर 22-23 एकड़ का फार्म है। ये सपोर्ट करता है इनके गोवंश को, करीब 250 गोवंश है इनका। अगर आपके पास फार्म नहीं है तो क्या ध्यान रखना है, और है तो किन चीजों का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी लेते हैं रवि जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपने बताया कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर उनका ध्यान रख लें तो देसी गोवंश में घाटा नहीं हो सकता जी। जो डेयरियां बंद होती हैं वो बंद नहीं हो सकती, या घाटे में वो भी प्रॉफिट में आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक। वो शुरुआत से करते हैं। मेन आपने बताया खाने की बात से, भोजन क्या चीज होनी चाहिए विस्तार से बताइए, क्योंकि आपने बताया कि आप खल नहीं डालते हैं। हाँ, तो आप बताइए क्या क्या ध्यान रखें ताकि खाने से बात करें, भोजन विशेष से। तौर पे हमको जो गाय के भोजन का जो ध्यान रखना है उसमें हमको हरे चारे का ध्यान रखना है। हरा चारा मुख्य आहार है। आप देखेंगे कभी भी गाय के सामने ताज़ा अगर हरा चारा आपने रखा है और जो है आप बाटा जिसको बोलते हैं या खल बोलते हैं उसको रखिए पैरेलल, दोनों में से पहले हरा चारा खाएगी। इसका मतलब मुख्य आहार उसका हरा चारा है। हरा चारा अगर उसको अच्छा ताज़ा और पर्याप्त मिल जाता है, फिर सूखे चारे में उसको ज्वार की कुट्टी। अमूमन क्या होता है कि गेहूं का भूसा खिलाया जाता है। गेहूं का भूसा फिलर का काम तो करता है, पर वो कुपोषण है। हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उसको वहाँ पर तूड़ी बोलते हैं। हमारे दादाजी बोलते थे, बोले भाई तूड़ी तो तोड़ा का नाम है, मतलब नुकसान का या मजबूरी का नाम है। तो इसलिए मैं ये मानूंगा कि किसी को भी यदि गौ पालन करना है और डेयरी चलानी है तो उसमें मुख्य तौर पे उसको हरे चारे पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जो मेरा अभी तक का अनुभव है उसमें यह है कि भाई गाय को बॉडी वेट का 4% हरा चारा तो मिलना ही चाहिए। डेली बॉडी वेट का 4%? 4%। मान लो गाय का वेट कितना, 250 किलो, 300 कितना? नहीं, हमारे अमूमन गाय का जो वजन मिलेगा आपको 500 किलो मिलेगा। मतलब आप कुछ गाय तो हमारी ऐसी भी जो 700 प्लस है, तो उसी हिसाब से। प्लस हम लोग जो ध्यान रखते हैं ज्वार की कुट्टी, मतलब हमारी गायों को जो है सूखे में ज्वार की कुट्टी जरूरी है। उसके अलावा जो बाटा वाटा हम जो देते हैं वो अभी आप ये उसमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं भाई फाइबर, एनर्जी, प्रोटीन, सब चीज़ों का मिश्रण कितना कितना चाहिए। जैसे ग्रेन्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब अमूमन आदमी क्या करता है, गेहूँ खिला देता है गेहूँ का, तो गेहूँ का ग्लूटेन जो है गाय के डाइजेशन को बड़ा समस्या पैदा करता है। अब उससे क्या होता है कि एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस होता है तो उसको जो है मैस्टाइटिस हो जाता है, और मैस्टाइटिस हो जाता है तो दूध कम पड़ेगा। किसान देख रहा है खिला तो बहुत रहा हूँ क्या, पर भाई खिला तो बहुत रहा है, लेकिन जो है वो क्या खिला रहा है, क्या खिला रहा है। भाई खाली बादाम खिला देगा, बादाम खिलाएगा तो ऐसा थोड़ी ना कि उससे जो है ताकत आ जाएगी या उसकी उसमें जो है कोई गुण आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये किसान को समझना पड़ेगा कि भाई गाय के लिए गुणकारी क्या है, हमको क्या खिलाना चाहिए और उसके जो है कैसे हमको जो है। तो 3 कंपोनेंट हैं, जैसे अनाज है वो एनर्जी के लिए है, हाँ। और हरा चारा है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, रखने के लिए जो जरूरी, हाँ। और एक सूखा चारा ताकि पेट भरा है उसे। तो इन तीनों का थोड़ा सा एक बार बताइए क्या क्या कितना कितना होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरा जो मानना है, यदि गाय को आप 20 किलो हरा चारा, मतलब बॉडी वेट का 4 किलो हरा चारा अगर दे देते हैं, तो उसके बाद सूखा चारा वो जो है ज्वार की कुट्टी या आप ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली का पाला, ये गाय जो है 4 किलो से ज़्यादा नहीं खाएगी। खुद खाएगी ही नहीं, हम तो डाल के रखते हैं, हमने देख लिया, अनुभव कर लिया। और उसके अलावा बाटा जो है
बाटा जो हम खिलाते हैं वो एक्चुअल में तो न्यूट्रिशंस की पूर्ति करने के लिए, जो क्योंकि आजकल स्टॉल फीडिंग है, जंगल में तो चर नहीं रही है। जंगल में चरती थी तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो है जड़ी बूटियाँ भी खाने में आ जाती थी। हरे चारे में भी अलग अलग तरह का चारा मिल जाता था। तो उसमें जो है जैसे हम एनर्जी का सोर्स है तो मक्की। अब मक्की में क्या होता है, अमूमन आदमी क्या करता है कि मक्की जो है, मक्की अच्छी है तो जो है मक्की ज़्यादा खिला देगा। पर मक्की में फिर वही बात है कि एक लिमिट तक तो मक्की ठीक है, 5% जो भी टोटल बाटा खिला रहा है उसमें 5% से 7% तक की तो मक्की ठीक है। अगर आप वो 10 या 12% पे ले गए तो वो अगेन नुकसानदायक हो जाएगी। इसी प्रकार आपने जो है अगर जो है प्रोटीन ज़्यादा दे दिया तो प्रोटीन ज़्यादा दे दिया, प्रोटीन में जैसे दालों की चूरी है, सोयाबीन की चूरी है, और साथ में एनर्जी नहीं दी तो प्रोटीन को डाइजेस्ट क्या करेगा। आपने देखा होगा हमारे पुराने ज़माने में दाल और चावल का एक मेल था, दाल प्रोटीन का सोर्स और चावल एनर्जी का सोर्स। तो दाल को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन को एनर्जी हमारे बुजुर्गों ने खिलाई। उसी प्रकार से हमको भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जहाँ इतना प्रोटीन दे रहे हैं तो उसमें एनर्जी भी इतनी दे। जैसे डी ऑयल राइस ब्रान हो जाता है, मक्की भी एनर्जी का ठीक सोर्स है। हमारे यहाँ अभी इस टाइम सर्दियों में बाजरा खिलाया जाता है। बाजरे में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में है, फाइबर भी है। तो इस प्रकार किसान को थोड़ा सा इन चीज़ों का अगर ध्यान दे लेगा तो उसको जो है कभी भी ये समस्या नहीं आएगी कि गाय बीमार हो रही है या गाय ने दूध एकदम से तोड़ दिया। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है कि गाय जो है दूध देते देते ब्याती है। हम ड्राई करते हैं 75 दिन पहले, 70 दिन बाद ब्याने वाली, तो अभी से इसको ड्राई करो ताकि वो रेस्ट मिल जाए बच्चा। क्योंकि क्या गाय जो भी भोजन ले रही है ना उसमें जो है 60% राशन तो उसका जो है बॉडी मेंटेनेंस में काम आ जाता है, बाकी जो बच रहा है वो उसके प्रोडक्शन में काम आ जाता है। तो प्रोडक्शन में दूध भी है और प्रोडक्शन में अंदर जो बच्चा पल रहा है वो भी एक तरह का प्रोडक्शन है। तो फिर उसको तकलीफ भी आती है, रेस्ट भी नहीं मिलता है। और उस टाइम में क्या यूट्रस पे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है यूट्रस इस पे ह्यूमन पे वो भी पड़ता है, प्रेशर भी पड़ता है। इसलिए इस टाइम में हम लोग ड्राई करना चालू कर देते हैं। और वो 75 दिन का रेस्ट, जितना दूध हम उस 75 दिन में कम लेते हैं उतना दूध वो ब्यात में बच्चा देने के बाद ज़्यादा दे देती है। तो ये कैलकुलेशन को हमको समझना पड़ेगा। ये हिडन कैलकुलेशन है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब आदमी इसको जो है यूँ सोचे कि अरे यार ये तो मेरा दूध गया। नहीं, अगर आपको अगले 75 दिन में वो दिन का 4 लीटर दूध के हिसाब से 200 लीटर दूध, 250 लीटर दूध ज़्यादा देती तो वो 200-250 लीटर दूध से तो मतलब कम से कम 400 लीटर दूध अगले ब्यात में वो जो है ज़्यादा दे देगी। मतलब 75 दिन ड्राई पीरियड रखना चाहिए, उसके बाद उसका। और क्या आपने बताया कि 7 महीने तक के बाद और ज़्यादा खिलाना जरूरी है? हाँ, 7 महीने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद ज़्यादा खिलाना नहीं, न्यूट्रिशनल खिलाना जरूरी है। अमूमन आदमी क्या बाटा बंद कर देता है, हरा कम कर देता है, तेल ज़्यादा खिलाने लग जाता है। तेल डायरेक्ट ह्यूमन पे इफेक्ट करता है। गाय को तेल खिलाइए, एनर्जी का अच्छा सोर्स है, पर 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को, दिन भर का 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं खिलाना है। इस चीज़ को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और ये बहुत छोटी छोटी बात है, और एक बार प्रोटोकॉल बन जावे और वो समझ लेवे। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे 1-2 मित्र हैं, उन लोगों के यहाँ इस तरह की समस्या थी। आए मेरे पास, 2 दिन बैठे, उनको पूरा प्रोटोकॉल लिखवाया कि तुम इस सिर्फ ये चीज़ों का ध्यान रख लो, उसके बाद तुमको तकलीफ नहीं आएगी। वो बोलते हैं साहब हमारा जो है दूध 42 लीटर था, सीधा 63 लीटर हो गया। क्या तो खुशी होती है कि चलो वो, नहीं तो वो तो उसको जैसा आपने बताया कि वो तो बंद करना चाह रहे थे, बोले भैया अब मैं इसको छोड़ूंगा, मेरे से गाय नहीं पल। मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रख के दूध बढ़ जाता है। तो एक तो आपने बताया कि सूखा चारा में तूड़े की बजाय जवार की कुट्टी हो, मूंगफली का पाला हो। और तूड़ा अगर खिलाना हमारी मजबूरी है तो उसका भी तरीका है, तूड़े को गीला करना जरूरी है। पानी से गीला हो जाए, उसमें जो एसिडिक इफेक्ट है, आप देखेंगे जब भी आप उस तूड़ी को गीला करेंगे ना तो उसमें से पीला पानी निकलता है। तो वो निकल जाए, ऊपर से फिर थोड़ा बाटा डाल करके उसको जो है पूरा भिगो दें पहले। हाँ, ऊपर पानी आ जाने दें, बस पानी को निकाल दें, पानी को निकाल फिर उसको निकाल लेकर के और उसमें बाटा डाल के मिक्स करके। वैसे तो हरियाणा पंजाब में 2/3 हरे की कुट्टी करके उसमें सानी करते हैं, मिक्स करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन खाली अगर आप गेहूं का तूड़ा खिलाएंगे और वो भी ऐसे खिलाएंगे तो हमेशा गाय को काटेगा, दूध कम करेगा, गाय की हेल्थ को कमजोर करेगा, उसमें थोड़ा दूध प्रॉपर नहीं आएगा। दूध प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये हरे मतलब ये हुआ कि हरा चारा यदि नहीं है तो घाटे में जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर 100% वो आपको 12 महीना देना पड़ेगा। 12 महीने ही देना चाहिए। कभी नहीं उपलब्ध है वो 15-20 दिन, 1 महीना, वो एक अलग बात है। पर प्रयास ये रहना चाहिए कि जो 12 महीने, जैसे इस टाइम में बरसीम उगती है सर्दी में, तो बरसीम, जेई और कासमी, क्योंकि कासमी जो है वो चौड़े पत्ते की है, मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट 2 तरह की चीज़ें हैं, चौड़े पत्ते वाली और सकड़े पत्ते वाली। ये दोनों डाइट अगर आपको मिलेंगी गाय को तो उसको न्यूट्रिशंस पूरे मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, इस टाइम में गाजर बहुत सस्ती आती है, मैं तो बोलता हूँ दबा के गाजर खिलवाओ,
अगर हरा नहीं मिल रहा है तो आप जो है गाजर खिला दो और गाजर के साथ में मेथी खिला दो। गाजर और मेथी गाय खाएगी तो उसको जो है बहुत बढ़िया। तो हरे में 12 महीने आप क्या क्या खिलाते हैं? हम लोग देखिए अभी सर्दी में हमारे बरसीम और काश्मी ये चलेगी, काश्मी चलेगी, काश्मी चौड़े पत्ते की होती है। और जैसे ही जो है ये आपके मार्च चालू होएगा तब ये हमारा झिंझुआ चालू हो जाता है बहुत अच्छा। झिंझुआ हम लोग मार्च से लेकर के और अक्टूबर नवंबर तक झिंझुआ और ज्वार हमारी आती है मई में, लेकिन उससे पहले हम लोग मार्च से लेकर के और मई तक जो है झिंझुआ पर्याप्त मात्रा में खिलाते। इस बीच एक चीज़ और बताऊँ, किसी को अगर मिलता है तो वो उसको खिलाना चाहिए कद्दू। मैं आपको दिखाऊंगा मेरे यहाँ कद्दू भी खिला सकते हैं? कद्दू खिलाना ही चाहिए, खिला नहीं सकते हैं। अगर उसको मिलता है, मतलब गाय को कद्दू खिलाएं? बिल्कुल सर, मैं तो बोल रहा हूँ इंसान जो चीज़ खाता है उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाय को जरूर खिलानी चाहिए। जैसे कद्दू हो गया, गाजर हो गई, लौकी हो गई, ये चीज़ें। और इसका फिर इफेक्ट आप दूध पे देखिए, दूध की क्वांटिटी, दूध की क्वालिटी। मतलब हमारे यहाँ का घी जो है अभी ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हल्दी मिला रखी। अच्छा, हाँ। एक चीज़ जो आपने बताया कि आप वो खल नहीं खिलाते हैं। हाँ, बिनोला भी नहीं खिलाते? बिनोला की खल नहीं खिलाते हैं। खल में हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं तिल्ली की मिल जाए तो ठीक है, वरना जो है भाई जो प्रोटीन का सोर्स है खल में वो हम जो है दाल की चूरी से और इनसे पूर्ति कर देते हैं। और जो तेल से जो एनर्जी जो मिलती है उसको, वो एनर्जी का काम जो है हम जो है उससे पूरा कर देते हैं, इससे DORB से या मक्की से। अगर दूध की बात करें, कितनी रेट होना चाहिए उसको प्रॉफिटेबल लेने के लिए? मतलब 75 रुपये लीटर, मिनिमम 75 मिनिमम रुपये। 75 रुपये लीटर। कॉस्टिंग क्या आती है, खर्च की बात करें? कॉस्टिंग ऐसा है कि जो मैं खिलाई पिलाई बहुत कर रहा हूँ और जो इसमें जो है आपको 40 रुपये से लेकर के और 42 रुपये लीटर की जो है खिलाई पिलाई की कॉस्ट आएगी, फीड कॉस्ट आएगी। और 7 रुपये लीटर आपको लेबर कॉस्ट आएगी। और आपको जो है उसके बाद जो आपको खर्चा आएगा उसमें 3 रुपये, अगर हम वैसे हमारे यहाँ तो मेडिकल की कॉस्ट नहीं आ रही है, पर 3 रुपये लीटर हम मेडिकल कॉस्ट मानते हैं और 8 रुपये लीटर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मानते हैं। डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं वो 8 रुपये लीटर 8 पर रुपये लीटर कॉस्ट आ जाती है। बिल्कुल। तो इस तरह से टोटल आपका हो गया 40 से 42 रुपया हो गया फीड का कॉस्ट। हाँ। 8 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन 50। और आपने बताया कि लेबर कॉस्ट 7 रुपये 57, 3 रुपये की मेडिकल मानते हैं 60, और एक्स्ट्रा खर्चे भी कुछ और दूसरे मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह दूसरी मान लीजिए कभी तो। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज इंटरेस्ट में माने हाँ, तो वो कॉस्ट भी तो वो 3 रुपये लीटर। लेकिन इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट किसी भी डेयरी को जो है उसको जो बछड़ी होती है, काफ जो होता है, उससे निकल जाती है। हाँ, ये आपने बात की काफ की, तो ब्रीडिंग पे कितना ध्यान रखना चाहिए ताकि उसको ब्रीडिंग पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्रीडिंग में मुख्य बात है बचपन, भाई नींव अगर मजबूत होगी तो मकान मजबूत होगा। बचपन में अगर कुपोषित नहीं हुए बछड़ी आपकी तो बड़ी होकर दूध अच्छा देगी। मतलब दूध अच्छा पिलाना चाहिए। अक्सर इसमें कटौती कर देते हैं डेयरी फार्मर की, बछड़े को दूध या बछड़ी को बहुत कम पिलाते हैं। अभी मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा कि मेरे यहाँ पर जो है अभी आप देखेंगे कि 3 महीने और 4 महीने की बछड़ी आपको ऐसा लगेगी जैसे कोई 12 महीने की बछड़ी है, तो वो बाद में अच्छा रेट मिल जाता है। हाँ, वो अच्छा रेट। एक अक्सर दर्शक सवाल करते हैं कि जी बछड़ों का क्या करते हैं, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। अभी तक मेरे यहाँ तो इस तरह की समस्या नहीं आई है। मेरे यहाँ से तो ब्रीडिंग के लिए ले जाते हैं, चाहे तो गौशाला वाले ले जाते हैं या किसान ले जाते हैं या ब्रीडर ले जाते हैं। मतलब आपके बछड़े चले बिक जाते हैं? हाँ हाँ, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं बछड़े फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। बछड़े लेकिन ले जाते हैं? ले जाते हैं। मतलब आपको कहीं छोड़ने की जरूरत हाँ, नहीं पड़ती? मैं AI के खिलाफ हूँ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पाप है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मतलब नेचुरल इंसेमिनेशन होना चाहिए। हाँ। तो इसमें मुख्य जो बातें निकल कर आई, खान पान पे प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, और जब गाभिन हो तब उसका विशेष ध्यान रखें, और हरा चारा उसमें इनटेक प्रॉपर होना चाहिए जो 4% टोटल बॉडी वेट का हो। और ब्रीडिंग के लिए दूध पूरा, कितना दूध बछड़े को पिलाना चाहिए? बछड़ी को मैं तो मानता हूँ कि 2 थन पूरा पिलाना चाहिए। 2 थन कितने महीने तक? 6 महीने तक। मतलब 6 महीने तक गाय के 2 थन बछड़ी को पिलाने चाहिए। अगली बात आपको जो है मेरे यहाँ मैं आपको बताऊँ, अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर सीता करके गाय वो बैठी है वहाँ पर, वो देखिए, उसने उसकी माँ ने कभी 6 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं दिया था। और बचपन में उसको जो है वो जब दूध पी के हट जाती थी तब दूध निकालता था मैं। 6 लीटर तो मैंने 2-4 बार जैसे नापने के लिए। और अभी जो है वो 8वें ब्यात में भी जो है वो 10 लीटर दूध करती है एक टाइम का। एक और बात की अक्सर ब्रीड डेवलपमेंट की बात करें तो कहते हैं कि जिसकी माँ ने अच्छा दूध दिया हो या जिसके पिता जो बुल ने अच्छा दूध दिया हो वही बछड़ी अच्छा दूध देगी, पर आपका एक्सपीरियंस कुछ और है? बिल्कुल, मेरा अनुभव तो यह है कि जिसको बचपन में दूध अच्छा मिला है पीने के लिए वो बड़ी होकर दूध अच्छा करती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ आप बता रहे थे, किसी की माँ ने कम दूध? हाँ, मेरे यहाँ पर वो सीता, उसकी माँ गीता, वो 6 लीटर से ऊपर कभी उसने एक टाइम का दूध नहीं दिया, जबकि इसने जो है अभी 11 लीटर तक हाईएस्ट दूध दिया है। हाईएस्ट जो दिया है 11 लीटर, यानी कि टोटल 22 लीटर दूध। 22 लीटर। इसी तरह से इसकी बेटी, उसको दूध पर्याप्त मिला तो उसने जो है, मतलब इसकी 2 बेटियाँ हैं
2 बेटी में पहली बेटी खूब लाड से पली, जिसको दूध ज़्यादा दिया गया वो ज़्यादा दूध दे रही है, और सेकंड नंबर की बेटी उस टाइम थोड़ा सा मेरा ध्यान कम था, उस टाइम जो है मेरे ग्वाल ने दूध कम पिलाया, तो दूसरे नंबर की बेटी दूध कम मतलब देती है। प्रॉपर दूध पिलाएंगे बछड़ी को तो वो भी दूध आगे बस, अच्छा देगी। ये तो सीधा सा नियम है कि नींव मजबूत होगी तो जो है इमारत मजबूत जरूर होगी। तो दोस्तों, जैसा रवि अग्रवाल जी ने बताया कि कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। सबसे जरूरी है उसका खान पान, सूखा चारा, अनाज और हरे चारे का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद जब गाभिन हो तब क्या खिलाना है वो ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अच्छी ब्रीडिंग के लिए बछड़े या बछड़ी को पूरा दूध पिलाना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि 6 महीने तक 2 थनों का दूध बछड़ा या बछड़ी को पिलाएंगे तो आगे बछड़ी बहुत अच्छा दूध देगी, भले उसकी माँ ने कम दूध दिया हो। तो इन बातों का ध्यान रख करके आप डेयरी फार्मिंग में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, दूध के रेट अच्छे मिलने जरूरी है। जैसा बताया 75 रुपये कम से कम दूध के रेट मिलेंगे, तब जाकर आपको उसमें प्रॉफिट होगा। बशर्ते अगर खुद पशुपालक 1-2 गाय रखते हैं तो उसकी कॉस्ट कम आती है, क्योंकि लेबर खुद होती है, खेत का चारा कैलकुलेट करते नहीं है तो उसकी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता, तो वो कॉस्ट कम आ जाती है। वो 40-50 रुपये 40-50 रुपये तक भी उसको वायबिलिटी आती है। लेकिन अगर कमर्शियली करेंगे तो फिर जैसी कॉस्ट बताई वो आपको उतना लेना पड़ेगा, 75 रुपये कम से कम। ज़्यादा मिल सकता है तो और अच्छी बात है। एक और बात, सबसे बड़ी बात, खेत आपका सपोर्ट में होना चाहिए, यानी कि हरे चारे की कंटिन्यू उपलब्ध होना जरूरी है। और वो तभी होगा जब आपका खेत और पानी वहाँ होगा, तो आप, नहीं तो बाहर से हरा चारा खरीदने पर ये कॉस्ट और बढ़ जाएगी और उस क्वालिटी का हरा चारा भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास अच्छी ज़मीन है, फिर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और इन बातों का ध्यान रखेंगे जो रवि अग्रवाल जी ने बताया, तो शर्तिया तौर पर आपको डेयरी फार्मिंग में लाभ होगा। नहीं तो इसके अलावा अगर बाहर से लेंगे और ये चीज़ें ध्यान नहीं रखेंगे तो अक्सर डेयरी जो बंद हो जाती है वैसी स्थिति आ सकती है। हमारी कोशिश है सही ज्ञान के साथ आप डेयरी फार्मिंग शुरू करें, अच्छा काम करें ताकि प्रॉफिट हो। इसमें एक बात और बता दूं कि कुछ ऐसे गोपालक है जो क्लेम करते हैं हम गाय को बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ खिलाते हैं, ये करते हैं और इतने हाई रेट पे बिकता है। वो सिर्फ हाइप करने की चीज़ें हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये है कि गोपालक का दूध 30-40 रुपये भी नहीं बिक पाता है। ये तो इनके संपर्क है और एक अच्छी मार्केटिंग करते हैं, अच्छा दूध देते हैं, तो धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान देंगे तो शर्तिया उसमें लाभ होगा। तो जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, ताकि आपको अच्छी चीज़ों से रूबरू करवा सकें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।